CRSU जीन की जो बीएड की परीक्षाएं हैं उनकी डेट शीट जारी की जा चुकी है। आपका जो पहला पेपर है वह 16 अगस्त का है और उसी के तहत आज हम आपको जो हमारा पहला पेपर है उस पहले पेपर से संबंधित ही पहली यूनिट का पहला पार्ट आपको कराने जा रहे हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपकी इस परीक्षा के साथ साथ आपकी जो CTET की, HTET की या अन्य कोई भी टेट से संबंधित परीक्षाएं उन सभी में निश्चित रूप से इससे कुछ प्रश्न बनते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करने से पहले आपको मैं एक सुझाव देना चाहता हूं कि आप जब भी पेपर अटेम्प्ट करें तो निश्चित रूप से ध्यान रखें कि हमें क्या किन किन बातों को ध्यान में रखना है ताकि हमारे अच्छे मार्क्स आ सकें। तो सबसे पहला पॉइंट है कि आप यह अपने मन में बिल्कुल ध्यान करके पेपर करते चलें कि हमें हर पेपर के हर प्रश्न का उत्तर जरूर देना है, यानी प्रत्येक प्रश्न हमने अटेम्प्ट करना है, कोई भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। और साथ में एक सीमित और पॉइंट टू पॉइंट लिखना है, क्योंकि यदि हम ज़्यादा लिखने लग जाते हैं तो हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं वो अटेम्प्ट होना ही छूट जाते हैं, इससे हमारे मार्क्स कम हो जाते हैं। और हमारी जो राइटिंग है उसको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि राइटिंग आपका अच्छा होगा तो फर्स्ट इंप्रेशन हमारे जो एग्जामिनर होंगे उन पर अच्छा होता है और आपकी मार्किंग अच्छी होगी। और साथ में ये भी ध्यान रखना है कि यदि हमने राइटिंग अच्छा नहीं लिखा और एग्जामिनर के समझ में नहीं आ रहा आपने क्या लिखा है तो आपके जो मूल्यांकन है उसमें प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए सभी प्रश्नों का उत्तर और साफ तरीके से और स्वच्छ तरीके से अपना लिख कर आए। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है वृद्धि और विकास की अवधारणाएं। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो शिक्षा जगत है, यानी आप अध्यापक बनने जा रहे हो तो आपको पता होगा कि आपका क्या कर्तव्य है जब आप स्कूल में पढ़ने जाओगे। तो शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य यह है कि वह बच्चे का सर्वांगीण विकास करे, अर्थात सर्वांगीण विकास के अंतर्गत हमारा व्यक्तित्व के अंतर्गत हमारा जो शरीर है स्वस्थ हो, यानी हमारे शरीर की भी डेवलपमेंट करनी है, साथ में हमारा जो बौद्धिक स्तर है उसको, सामाजिक स्तर है उसको, मानसिक स्तर है उसको, सभी का डेवलपमेंट करना है। तो वृद्धि और विकास क्या है, इसकी अवस्थाएं क्या हैं, किन किन चीज़ों से यह प्रभावित होता है, यानी इस पर प्रभाव पड़ता है, इन सभी पॉइंट्स की जानकारी एक अध्यापक को होना जरूरी है ताकि वह अपने बच्चे की स्ट्रेटेजी को समझकर उनसे रूबरू रहे और साथ में उनको उसी प्रकार का ज्ञान देना सुनिश्चित करे कि मेरे क्लास के विद्यार्थी का जो मेंटल लेवल है वह कितना है, वह किस बात को किस तरीके से समझ सकता है। तो इसी क्रम में आज का हमारा पॉइंट है वृद्धि और विकास की अवधारणाएं। यानी वृद्धि और विकास, मोस्टली हम वृद्धि और विकास को एक पर्यायवाची शब्द मानकर चलते हैं और इसका प्रयोग करते रहते हैं। वास्तव में ऐसा नहीं है। वृद्धि और विकास दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, या हम ये कहें छोटा सा ही अंतर है, लेकिन यह छोटा सा अंतर ही इसको बहुत बड़ा आयाम देता है। तो एक दूसरे से ये समानता रखते हुए भी अलग अलग विभिन्नताएं हैं इनमें। तो इनमें क्या विभिन्नता है? वृद्धि और विकास का अर्थ, वृद्धि क्या है, जैसे ही कोई बालक गर्भावस्था में आता है अर्थात उसका जाइगोट बनता है, उसका भ्रूण विकसित होता है, वह उस अवस्था से एक पौधे के अंकुरित होने की तरह बढ़ता बढ़ता जैसे हम आज आ गए हैं, मैं आपके सामने खड़ा हूँ, इस स्थिति पर आ जाता है और धीरे धीरे वह अपने जीवन के अंतिम लक्ष्य यानी जहाँ पर उसको पहुँचना है, जिसको हम जानते हैं मृत्यु अटल और असत्य है, वहाँ तक पहुँचना सुनिश्चित करता है। यानी प्रत्येक व्यक्ति जो जीवित है वह मरना है, वहाँ तक पहुँचता है। तो विकास और वृद्धि यानी वह बढ़ता है, उसके माइंड का विकास होता है। तो वृद्धि अर्थात मात्रात्मक होती है, यानी वृद्धि को हम देख सकते हैं लेकिन विकास को हम सामान्य तरीके से नहीं दे सकते, उसके लिए हमें कुछ विशेष परीक्षण करने होते हैं। तो इनके कुछ पॉइंट्स लेकर हम इनको डिफाइन कर सकते हैं। तो आपको इसी तरीके से करना है, वृद्धि और विकास की अवधारणा को बताना है, फिर उसके बाद इसके अर्थ और अंतर को भी स्पष्ट करना है। तो अंतर में हम यहाँ पर पॉइंट्स ले लेंगे, जैसे इस तरीके से टेबल बनानी है, पॉइंट्स एक ले लिया, यहाँ पर एक पॉइंट्स ले लिया। तो सबसे पहला पॉइंट हम लेते हैं कि जो वृद्धि है वह मात्रात्मक होती है, अर्थात हमें दिखाई देती है। जैसे कोई व्यक्ति आज हमने देखा, एक साल बाद उसको देखेंगे, यदि वह ग्रोथ लेवल पर है तो हम उसकी मात्रात्मक जांच कर सकते हैं। ऐसे ही देख सकते हैं कि पहले ये इतनी लंबाई का था, अब ये इतनी लंबाई का हो गया, पहले इसमें इतना वजन था, अब इसमें इतना वजन हो गया है, या इसकी
लंबाई मोटाई कम या ज़्यादा हो गई है वह हम देख सकते हैं। लेकिन जो विकास है वह मात्रात्मक नहीं होता, हम उसका परीक्षण आसानी से कर भी नहीं सकते, क्योंकि जो विकास है वह है उसके आंतरिक शारीरिक वृद्धि के साथ साथ उसके अंदर जो मानसिक विकास है, संवेगात्मक विकास है, सामाजिक विकास है, वह सभी पहलू विकास के अंतर्गत आते हैं, वृद्धि के अंतर्गत नहीं आते हैं। ऐसे ही हम यहाँ पर दूसरा पॉइंट ले लेंगे कि जो वृद्धि है उस वृद्धि को बिल्कुल आसानी से देखा जा सकता है, लेकिन विकास को हमें जांचने के लिए कुछ विशेष परीक्षण की आवश्यकता होती है। और तीसरा पॉइंट ऐसे ही हम इसमें ले लेंगे, इसी प्रकार से हमने यहाँ पर पॉइंट बनाने हैं। तीसरा पॉइंट हम ये ले लेते हैं कि जो वृद्धि है वह एक समय आने के बाद रुक जाती है, अर्थात कोई भी व्यक्ति जब परिपक्वता की स्थिति पर पहुंच जाता है तो उसकी वृद्धि रुक जाती है, फिर वह आगे नहीं बढ़ता। लेकिन विकास है वह निरंतर गर्भावस्था से लेकर जब तक व्यक्ति जीवित रहता है, जब तक उसके अंतिम सांस रहते हैं तब तक वह उसका विकास होता रहता है, अर्थात उसके माइंड का विकास होता रहता है, वह हमेशा होता रहता है, सतत है, कभी भी रुकता नहीं है। ऐसे ही हम यहाँ पर इसका चौथा पॉइंट ले लेंगे आगे बढ़ते हुए कि जो वृद्धि है इस वृद्धि के अंतर्गत जो भी इंक्रीज किया जाता है वह एक निश्चित समय के लिए ही होता है, और विकास है वह हमेशा चलता रहता है, यानी वह निश्चित समय के लिए नहीं होता है। पांचवा पॉइंट ले लेंगे कि जो वृद्धि है वह विकास का एक चरण है, यानी विकास को पहुंचने के लिए एक स्टेप्स है, मात्र एक उसका भाग है। और जो विकास है वह एक संपूर्ण प्रक्रिया है, यानी विस्तृत प्रक्रिया है। इसके अंतर्गत हमारे शरीर की ग्रोथ यानी वृद्धि भी आ जाती है, और वृद्धि के साथ साथ हमारे संवेगों का विकास, हमारी बुद्धि का विकास, हमारे सामाजिक परिवेश का विकास, हमारे व्यक्तित्व का विकास, सभी इसमें शामिल होते हैं। अगला पॉइंट, छठा पॉइंट हम ले लेंगे कि जो वृद्धि है जरूरी नहीं है कि वृद्धि के साथ साथ विकास भी हो। जैसे एक बालक, आज हम देखते हैं उसकी जो शारीरिक संगठन है वो और है, आगे कुछ दिनों बाद हम देखते हैं वो मोटा हो गया, हाइट उसकी ज़्यादा होगी, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उसके साथ साथ उसकी जो कार्य क्षमता है, यानी कार्य करने की जो क्षमता है वह भी बढ़ेगी, कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन विकास जो है उसमें यदि वृद्धि होती है तो उसकी कार्य क्षमताओं पर भी निश्चित रूप से प्रभाव पड़ता है, यानी वह जैसे जैसे सीखता जाता है तो उसकी कार्य क्षमताएँ बढ़ती जाती हैं। तो इन्हीं बिंदुओं को हम लेकर और भी बहुत सारे बिंदुओं को हम इसमें शामिल कर सकते हैं जो आपको समझ में आए, यानी ये एक मार्गदर्शन है, आप अपनी तरफ से भी कुछ पॉइंट्स को इसमें रख सकते हो। श्रीमती हरलॉक ने जो वृद्धि और विकास है उसको 4 आयाम दिए हैं, जैसे आकार में वृद्धि, आकार यानी उसका जो शरीर है वह किस प्रकार से बढ़ रहा है। अनुपात में वृद्धि, अनुपात मीन्स उसके जो शरीर का ढांचा है वह किस अनुपात में बढ़ रहा है। साथ में पुराने लक्षणों का लोप होना, जब व्यक्ति का विकास होता है, वृद्धि होती है, तो उसके पुराने लक्षण जो होते हैं वो लुप्त हो जाते हैं। जैसे आज हम किसी से मिले, यदि 10 साल बाद मिले तो हम उसके फिजिकल स्ट्रक्चर्स को समझने में कठिनाई महसूस होती है, क्योंकि उसके जो पुराने लक्षण थे या पुराना जो ढांचा था वो बदल गया है, लेकिन आज उसके सामने नया ढांचा। चौथा पॉइंट उन्होंने ये लिया कि उसके पुराने लक्षणों के बाद उसमें नए लक्षणों की उत्पत्ति हो जाती है और वह कुछ समय के लिए स्थायी हो जाते हैं। अगला हमारा पॉइंट है वृद्धि और विकास की अवस्थाएं, यानी जो वृद्धि और विकास है वह एक अवस्थाओं से होकर गुजरता है। एक निश्चित आयु और निश्चित समय में उसकी वृद्धि अलग अलग आयामों से होकर गुजरती है, तो इनका भी हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले जो हमारी अवस्था है हम उसको लेते हैं गर्भावस्था। गर्भावस्था, गर्भावस्था जैसा कि आप जानते हो कि 38 से 40 सप्ताह की अवस्था होती है, जहाँ पर भ्रूण विकसित होता है और वह धीरे धीरे उसका विकास होता है, और 38 से 40 में सप्ताह जाकर वह एक नवजात शिशु के रूप में जन्म लेता है। दूसरी आती है शैशवावस्था। शैशवावस्था अर्थात यह जो अवस्था होती है यह होती है 0 से लेकर 3 वर्ष तक की, यानी 3 वर्ष तक का बालक शैशवावस्था में इंगित किया जाता है। तीसरी अवस्था होती है
इसको हम बाल्यावस्था बोलते हैं। बाल्यावस्था, बाल्यावस्था से तात्पर्य आप जानते हो, इससे संबंधित सीटेट में कई बार प्रश्न पूछा गया है कि बाल्यावस्था की जो आयु है वह क्या है। तो इसकी आयु होती है 4 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था होती है। इसी अवस्था में बच्चे के जो जननिक अंग हैं वह काम करना शुरू कर देते हैं, अर्थात वीर्य और रजो अवस्था इसी अवस्था में उत्पन्न होती है। अब इसको 2 भागों में बांटा गया है। एक है पूर्व बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था जो 4 से लेकर 6 वर्ष तक की होती है, इसको हम पूर्व बाल्यावस्था कहते हैं। यही प्रश्न कई बार आया है कि पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था की जो आयु है वह कितनी होती है। इसी का बी पार्ट हम ले लेंगे, उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था, तो उत्तर बाल्यावस्था है वह 6 से यानी 7 से लेकर 12 वर्ष तक की आयु होती है। और महत्वपूर्ण यही है कि जो पूर्व बाल्यावस्था है इसमें बच्चे के जो जननिक अंग हैं वह काम करना नहीं शुरू करते, यहाँ पर आकर काम करना शुरू कर देते हैं। 5वीं अवस्था है, इसको हम कहते हैं किशोरावस्था। किशोरावस्था, जो किशोरावस्था है इसी को हम तूफानी अवस्था भी बोलते हैं। तूफानी अवस्था अर्थात यह बहुत ही ऐसी अवस्था है जहाँ पर बच्चे के जो संवेग हैं वह उभरना शुरू हो जाते हैं, वह यानी वह संवेगात्मक रूप से परिपक्व होना शुरू हो जाता है। और इस अवस्था की जो आयु है वह 13 से लेकर और लगभग 19 वर्ष तक रहती है। वैसे इस अवस्था की जो डेफिनेशन है वो ये है कि जब किसी बच्चे के कुछ बदलाव शुरू हो जाए, अर्थात उसके शरीर में बदलाव शुरू हो जाए, उसके मानसिक रूप से बदलाव शुरू हो जाए, वही अवस्था किशोरावस्था होती है। यानी उसकी आवाज़ बदल जाए, उसके जो चेहरा है, जो लड़का है उसके चेहरे पर दाढ़ी आ जाए, ऐसी लड़कियां हैं तो उनकी आवाज़ मधुर हो जाती है। तो इस अवस्था को हम किशोरावस्था कहते हैं। ये कई परिस्थितियों में अलग अलग भी हो सकती है, प्रत्येक व्यक्ति के लिए समान हो ये जरूरी नहीं है। हमारा जो पर्यावरण बदला है उस पर्यावरण के अनुसार इसकी आयु अब कम भी कर दी गई है। कुछ मनोवैज्ञानिकों के अनुसार यह आयु 12 वर्ष से शुरू कर देते हैं, कुछ 10 से शुरू कर देते हैं। तो ये अलग बात है। 13 से 19 वर्ष की अवस्था को हम किशोरावस्था कहते हैं। यहीं पर बच्चे में एनर्जी भी सबसे ज़्यादा होती है। सबसे लास्ट अवस्था है प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था, इसको हम किशोरावस्था से बाद की और मृत्यु तक की अवस्था को प्रौढ़ावस्था की श्रेणी में रखते हैं। तो इन सभी का ज्ञान यानी इससे पहले की अवस्थाओं का ज्ञान एक अध्यापक को होना अत्यंत आवश्यक है। तो अब हम अगला पॉइंट लेते हैं। हमारा अगला पॉइंट है वृद्धि एवं विकास के विभिन्न आयाम। यानी वृद्धि और विकास है, उसके आयाम क्या हैं, क्या क्या पॉइंट्स हैं जिससे वृद्धि और विकास डेवलप होता है। सबसे पहले है शारीरिक विकास, यानी जो शरीर में विकास कैसे होता है। तो शारीरिक विकास है वह एक निश्चित अवस्था तक होता है। जैसे हम मानते हैं किशोरावस्था तक जाकर यानी परिपक्वता तक जाकर वह रुक जाता है, यानी 18 से 20 साल तक ग्रोथ होती है, हाइट बढ़ती है। उसके बाद मोटाई बढ़ सकती है, हाइट नहीं बढ़ती है। लेकिन जो विकास है वह वहाँ नहीं रुकता। शारीरिक वृद्धि को हम विकास की श्रेणी में नहीं रखते, हालांकि वह उसका एक अंग जरूर है कि शरीर यदि स्वस्थ होगा तभी हमारा सभी प्रकार का विकास निश्चित रूप से होगा। अगला पॉइंट है बौद्धिक एवं मानसिक विकास, यानी हमारी बुद्धि का विकास किस अवस्था में किस चरण पर होता है। तो बौद्धिक विकास है, जैसा कि हम जानते हैं प्रारंभ की 5 आयु तक की अवस्था होती है, वहाँ पर हमारे बच्चों का जो मानसिक विकास है, बौद्धिक विकास है, वह 90% हो जाता है और बाद बाकी 10% जो है वह सारी उम्र तक चलता रहता है। इसके बाद है संवेगात्मक विकास। तो संवेगात्मक विकास है, अभी हमने बताया किशोर अवस्था में जाके ज़्यादा होता है। संवेग का मतलब आप जानते हो इमोशंस होते हैं, यानी हमसे किसी ने कोई बात कही तो हमको उसको कैसे रिएक्ट करते हैं, गुस्सा आता है, प्यार आता है या कोई भाव नहीं होता, वो सभी प्रकार की बातों को हम संवेग की श्रेणी में रखते हैं। नैतिक और चारित्रिक विकास, नैतिकता आप जानते हो, नैतिक अर्थात हमारे परिवेश में जो वातावरण है उस परिवेश के अनुसार हमें नैतिकता हो, हम दूसरे के साथ सही प्रेम से बात करें, दूसरे को कष्ट न होने दें, उससे अच्छी बातें करें या समाज के एक अच्छे नागरिक की तरह हम व्यवहार करें, उसे हम क्या कहेंगे, नैतिकता।
और साथ में चरित्र। चरित्र का मतलब हमारा चरित्र ऐसा हो जिस पर कोई हमें इस तरीके से न देखे कि इसका चरित्र अच्छा नहीं है, जैसे किसी को तंग करना किसी भी प्रकार से, मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से, उसी को हम चारित्रिक विशेषता कहते हैं। वैसे हम जानते हैं कि यदि हमारे पास बहुत कुछ है, चरित्र नहीं है तो कुछ भी नहीं है। चरित्रवान व्यक्ति की सभी सम्मान करते हैं, चाहे उसके पास और कुछ ना हो। अगला हमारा पॉइंट है सामाजिक विकास। सामाजिक विकास अर्थात हम अपने समाज में रहते हैं और उस समाज में रहते हुए अपने समाज के रीति रिवाजों को मानते हैं। हमारे समाज में कुछ कुरीतियाँ हैं, उन कुरीतियों को दूर भी करना चाहते हैं और अपने समाज के जो बदलाव हैं उन बदलावों को एकदम यदि आप करोगे तो वो बदलाव कोई भी सहन नहीं करेगा, धीरे धीरे उन बदलावों को भी करते हैं, तो वही हमारा सामाजिक विकास होता है। अब हम देखते हैं भाषात्मक विकास। भाषा अर्थात शुरू में बच्चा होता है, सबसे पहले वह है अपनी बात को हाथ पैरों को हिलाकर कहता है, फिर रोकर कहता है, धीरे धीरे फिर वह कुछ शब्दों के साथ संबोधन करने लगता है, फिर धीरे धीरे वस्तुओं को मांगने लगता है। यानी उसमें उस स्थिति पर आकर फिर शाब्दिक विकास होना शुरू हो जाता है, अक्षरों का विकास शुरू हो जाता है। तो किस अवस्था में कितने अक्षर सीखता है उसी को हम भाषात्मक विकास कहते हैं। और भाषा क्या होती है, जिसको मातृभाषा कहते हैं, अर्थात मातृभाषा वह होती है जो उसने अपनी माँ से सीखी है, अर्थात क्षेत्रीय भाषा को हम वहाँ की मातृभाषा के रूप में इंगित करते हैं। अब है वृद्धि एवं विकास के सामान्य सिद्धांत। कुछ सिद्धांत भी हैं जिनको फॉलो करते हुए हम यानी हमारे पूरे संसार के सभी प्राणी विकसित होते हैं। निरंतरता का सिद्धांत अर्थात प्रत्येक व्यक्ति में जो वृद्धि और विकास है वह निरंतर चलता रहता है, लेकिन जो वृद्धि है वह एक समय पर जाकर रुक जाती है और विकास है वह कभी भी नहीं रुकता, निरंतर और कंटिन्यूअस चलता ही रहता है जब तक वह मरता नहीं है। आगे हमारा पॉइंट है वृद्धि और विकास की गति की दर एक सी नहीं रहती, यानी यह विभिन्न अवस्थाओं में बदलती रहती है। जैसे बाल्यावस्था के प्रारंभिक पॉइंट पर यह बहुत तीव्र गति से होती है, लेकिन जब उत्तर बाल्यावस्था में आते हैं तो फिर इसकी गति धीमी पड़ जाती है। ऐसे ही किशोरावस्था के प्रारंभ में तेजी से होती है और जब वह ढलान पर होती है किशोरावस्था तो उसकी जो विकास और वृद्धि कम हो जाती है। वैसे हम जानते हैं कोई काम जब शुरू करते हैं तो हम बहुत ही ऊर्जा के साथ करते हैं, जैसे जैसे काम बढ़ता जाता है तो फिर हमारी ऊर्जा कम हो जाती है। तो ऐसे ही हमारी जो विकास और वृद्धि है वह भी एक निश्चित समय के बाद उसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं, कभी तेज हो जाती है कभी धीमी हो जाती है। व्यक्ति के अंतर का सिद्धांत, यानी सभी व्यक्तियों का विकास और वृद्धि एक जैसा नहीं होता, सभी की अलग अलग मेंटल एबिलिटी है, सभी का एक मानसिक स्तर है, उसी के अनुसार वह ग्रोथ करते हैं। पर्यावरण का भी उस पर प्रभाव पड़ता है, जैसे पर्यावरण में हम रहते हैं वैसे हमारा शरीर भी वृद्धि करता है, हमारा दिमाग भी वृद्धि करता है, यानी हम सभी प्रकार के डेवलपमेंट को हमारे पर्यावरण से लेते हैं। तो व्यक्तिक अंतर का सिद्धांत, यानी हर व्यक्ति का जो विकास है वह अलग अलग होता है। एक ही परिवार के दो सदस्य जो जुड़वा हैं उनका भी विकास एक जैसा नहीं होता, उनमें भी अंतर आ जाता है। तो अलग अलग की तो बात ही क्या है। विकास क्रम की एक रूपता का तात्पर्य यह है कि जैसे कोई भी काम हम करते हैं तो पहले सामान्य से विशिष्ट की ओर जाते हैं। जैसे एक बालक है, उसने कोई वस्तु उठानी हो तो पहले वह वस्तु उठाने का प्रयास करता है, जहाँ वस्तु रखी है वहाँ से दूसरी जगह हाथ रख देता है, फिर और नज़दीक ले आता है। कुछ दिन बाद वह उस वस्तु को जहाँ रखी है वहीं से उठा लेता है, या उसने मेज़ पर कोई पेन रखना हो पहले वह नीचे गिरा देता है। कुछ दिन बाद फिर उसको धीरे धीरे करके वह सही स्थान पर रखना शुरू कर देता है, क्योंकि वह कहाँ पर पहुँच गया, विशेष की ओर चला गया। एकीकरण का सिद्धांत से तात्पर्य यह है कि हम बालक पहले उसको उंगली चलानी तो उंगली नहीं चलाता, पहले वह पूरा हाथ चलाता है, फिर धीरे धीरे वह इस हिस्से से आकर इस हिस्से पर आ जाता है, फिर धीरे धीरे वह उंगली पर भी आ जाता है। यानी वह जब कोई कार्य शुरू करना करता है तो पूरे शरीर को हिला देता है, फिर धीरे धीरे वह हाथों पर, उंगली पर, आँखों पर, यानी एक ही चीज़ पर केंद्रित हो जाता है। तो इसे हम कहते हैं एकीकरण का सिद्धांत। परस्पर संबंध का सिद्धांत अर्थात वृद्धि और विकास एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यदि किसी व्यक्ति का शारीरिक विकास रुक जाए तो बौद्धिक विकास भी उसका प्रभावित होता है। तो ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यानी यदि हमारा सामाजिक विकास हो रहा है तो हमारा व्यक्तित्व उभर रहा है, यदि हम सामाजिकता के रूप से पतन हो रहा है तो हमारा व्यक्तित्व ही पतन की ओर जा रहा है। विकास की भविष्यवाणी भी की जा सकती है, यानी जैसे आपने देखा होगा कि जो बालक है उसकी भविष्यवाणी हम कर सकते हैं।
कि जो छोटा बालक है वह चंचल ज़्यादा है, अर्थात उसमें दिमाग ज़्यादा है। जो बालक चंचल नहीं है, अर्थात वो बैठा रहता है। तो हम ये सोच के चलते हैं कि उसका विकास धीमी गति से हो रहा है। रोना, चलना फिरना, बातें करना, जिज्ञासु होना, ये सभी उसकी भविष्यवाणी की जा सकती है कि यह किस क्षेत्र में जा सकता है। जैसे महात्मा बुद्ध के बारे में आपने पढ़ा होगा कि उनको पहले ही, उनके पिता जो शुद्धोधन थे, उनको पहले ही बता दिया गया था कि आपका बालक, यानी जो महात्मा बुद्ध हैं, सिद्धार्थ, वह या तो बहुत बड़ा संत होंगे या फिर यदि शासक होंगे तो बहुत ही महान शासक होंगे। तो ऐसा ही हुआ, एक बहुत बड़े संत बने वो। विकास की दिशा का सिद्धांत, यानी जो विकास की दिशा है वो लंबवत नहीं होती, अर्थात जैसे यहाँ से या सीधा यहाँ चला जाएगा, ऐसा नहीं होता। ये क्या है, वर्तुलाकार होता है, जैसे इस तरीके से बढ़ता जाता है। इस तरीके से पहले वह धीमी सी गति से चलता है, फिर वह फैलता जाता है, अर्थात वह एक निश्चित क्रम से धीरे धीरे उसका डेवलपमेंट होता है, एक साथ वह ग्रोथ नहीं कर पाता, वर्तुलाकार रूप से चलता है। वृद्धि और विकास की क्रिया वंशानुक्रम और वातावरण का संयुक्त परिणाम है। यदि कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि जो व्यक्तित्व है वह किसका परिणाम है, ऑप्शन दिए होंगे, वंशानुगत है, वातावरणिक है, दोनों का मिला जुला रूप है, ये तीनों सही हैं या इनमें से कोई सही नहीं है। तो क्या बताना है हमने, दो को बताना है, अर्थात विकास जो है वंशानुक्रम, अर्थात हमारे जो पेरेंट्स हैं, मम्मी पापा हैं, उनसे कुछ जेनेटिक रूप से मिलता है, उसका प्रभाव है। साथ में हमारा जो पर्यावरण है, हम जिस पर्यावरण में रहते हैं उसका भी प्रभाव है। इसके लिए कुछ प्रयोग किए गए, जैसे एक जुड़वा बच्चे दो थे, उनको एक को एक जगह, दूसरे को दूसरे पर्यावरण में पाला गया, तो उनमें कुछ बदलाव आ गए। जो जेनेटिक लक्षण थे वह नहीं बदले, साथ में उनका जो पर्यावरणिक लक्षण थे, यानी पर्यावरण से उन्होंने जो लिया था वह बदल गए। हमारा पॉइंट है वृद्धि और विकास के सिद्धांतों का महत्व, यानी एक अध्यापक के लिए वृद्धि और विकास के, अभी हमने जो सिद्धांत पढ़े थे उनका क्या महत्व है। यानी यदि हम उन सिद्धांतों को जानते हैं तो हम बच्चे की प्रत्येक स्ट्रेटेजी को, वो किस प्रकार से वृद्धि करता है, किस प्रकार से विकास करता है, किस अवस्था में जाकर उसकी वृद्धि और विकास में क्या परिवर्तन होते हैं, उन सभी को यदि हम जानते हैं तो अच्छे से हम अपने जो टीचिंग कंटेंट है उस कंटेंट को बच्चे के सामने अच्छे से रख सकते हैं, बढ़िया तरीके से हम उसको समझा सकते हैं। तो ये इसका महत्व है। अगला हमारा जो पॉइंट है, वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि वृद्धि और जो विकास है उससे कौन कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं, यानी उसकी ग्रोथ कर सकते हैं, उसको सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं, उसको नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। तो 1 बाय 1 देखते हैं। क्या है, आंतरिक कारक। सबसे पहले है वंशानुगत कारक, अर्थात बच्चे को अपने मम्मी पापा से जो जेनेटिक रूप से मिलता है, जो डीएनए में जेनेटिक्स रूप से उसको मिलता है, वह भी उसके वृद्धि और विकास को प्रभावित करता है। यानी यदि किसी पेरेंट्स की जो हाइट है वह उसकी बच्चों की हाइट को प्रभावित करेगी, कम है तो कम रहेगी, ज़्यादा है तो ज़्यादा रहेगी। ऐसे ही उसका जो शारीरिक संगठन है वह है, और साथ में उसने जो मानसिक डेवलपमेंट है वह भी उनकी ही तरह उसमें देखा जाएगा। दूसरा है जैविक एवं संरचनात्मक कारक, अर्थात उसका जो शरीर है वह भी इसको प्रभावित करता है। जैसे कोई नाटा है, हाइट उसकी ज़्यादा है, या उसका जो शरीर का स्ट्रक्चर है वह दिखने में कैसा लगता है, वह भी निश्चित रूप से कई मायनों में, हालांकि इसको ज़्यादा नहीं कह सकते हम, लेकिन कई मायनों में यह प्रभावित करता है कि वह किस प्रकार से दिखता है, कैसे चलता है। वह उसके वातावरण से प्रभावित होता है, और वातावरण से प्रभावित होने के कारण उसका जो मानसिक डेवलपमेंट है, शारीरिक डेवलपमेंट है, सामाजिक डेवलपमेंट है, वह सभी इस चीज़ से भी प्रभावित होते हैं। बुद्धि, यानी उसकी जो बुद्धि लब्धि है वो क्या है, मेंटल लेवल उसका क्या है, वह किसी जो चीज़ें उसको बताई जाती हैं वह इनको कुछ इस तरह से समझ पाता है, उसके समझने की दर क्या है। यदि बुद्धि लब्धि अच्छी है तो बातों को जल्दी पकड़ लेगा, बुद्धि लब्धि कम है तो वह बातों को अच्छे ढंग से और जल्दी नहीं पकड़ पाएगा, इसलिए उसकी बुद्धि भी उसके विकास और वृद्धि दोनों को प्रभावित करती है। अब है संवेगात्मक कारक। संवेगात यानी संवेग उसके कैसे हैं, जो व्यक्ति ज़्यादा संवेगात्मक होता है उसका डेवलपमेंट अन्य बच्चों की अपेक्षा कम हो पाता है। संवेगात्मक का तात्पर्य यही कि जैसे अध्यापक ने बच्चे से कुछ कह दिया, दूसरे बच्चे को और कुछ कह दिया, वह उसमें भी डिफरेंस करने लगता है, अर्थात वह सोचने लगता है उसको ऐसे क्यों कहा, मुझे ऐसे क्यों कहा। तो उसका दिमाग जो है वह उन बातों में ज़्यादा लग जाता है, और जो चीज़ें उसको सीखनी चाहिए वह उनसे थोड़ा सा दूर हट जाता है। सामाजिक
प्रकृति यानी वह किस समाज में रहता है, कैसे बच्चों के साथ जीवन जी रहा है, कैसे उसके जो परिवार के सदस्य हैं उनका व्यवहार कैसा है, समाज में जिसमें रहता है। मान लीजिएगा एक ऐसा समाज है जहाँ पर सभी बच्चे पढ़े लिखे ज़्यादातर पढ़ते हैं, तो उसका मन भी पढ़ने में करेगा। बहुत सारे बच्चे और ऐसे समाज में रहता है जहाँ पर खेलते हैं तो खेलने में उसका मन होगा। यानी जिस प्रकार की प्रवृत्ति के बच्चे उसके आसपास होंगे उसी प्रकार का नेचर उसका भी निश्चित रूप से हो जाएगा। अब इसके बाद है हमारा बाह्य कारक, यानी जो बाह्य कारक हैं वो क्या है, ये आंतरिक कारक थे। तो इसमें पहला पॉइंट है हमारा माँ के गर्भ में मिलने वाला वातावरण, यानी माँ जब वह गर्भ में होता है तो उसके माँ को किस प्रकार का वातावरण मिलता है, वह इस पर भी उसका मानसिक और शारीरिक डेवलपमेंट निर्भर करता है। जैसे आपने अभिमन्यु का उदाहरण सुना होगा महाभारत के एपिसोड में कि उसको उसके फादर ने यानी अर्जुन ने कहानी सुनाई थी और उस कहानी से वह चक्रव्यूह की रचना करना सीख गया था। लेकिन जब वो तोड़ने की बात थी तो उसकी माँ सो गई तो वह नहीं सीख पाया। तो इसके भी दो कारण हैं, हम उसकी अलग से चर्चा करेंगे। अगला है जन्म के बाद मिलने वाला वातावरण, यानी जन्म होने के बाद उसको किस प्रकार का वातावरण मिलता है, ग्रामीण क्षेत्र में रहता है या अपने ऐसी बस्ती में रहता है जहाँ पर पढ़े लिखे लोग ज़्यादा हैं, या ऐसी बस्ती में रहता है जहाँ पर पढ़े लिखे लोग ज़्यादा नहीं हैं। इस प्रकार के लोग रहते हैं जो प्रेम से रहते हैं, या इस प्रकार के लोग रहते हैं जो आपस में झगड़ते रहते हैं, तो वह भी उसको निश्चित रूप से प्रभावित करता है। उसके बाद है जीवन की घटनाएं एवं दुर्घटनाएं, यानी जीवन में कुछ घटनाएं ऐसी हो जाती हैं जो हमारे दिमाग पर अमिट छाप के रूप में छप जाती हैं और बार बार हमें वो उद्वेलित करती रहती हैं, परेशान करती रहती हैं। या ऐसे भी हो सकता है कि हमारे साथ दुर्घटना हो गई हो, हमारे सर में हमारे शरीर में कहीं चोट लग गई हो, हमें दिखना कम हो गया हो, या और भी कोई इस प्रकार की हमारे शरीर में विकृति आ गई हो जिसकी वजह से हमारा मानसिक विकास रुक जाता है, या कुछ जो हमारे हार्मोन्स हैं वह भी प्रभावित हो सकते हैं, उससे हमारी शारीरिक वृद्धि भी रुक सकती है। शारीरिक स्वास्थ्य एवं पोषण से जुड़ा वातावरण, यानी पोषण का तात्पर्य है कि हमें जिन परिस्थितियों में हम रहते हैं उनके साथ हमें जो पोषण में पोषक तत्व चाहिए हमारे शरीर के लिए, यानी हम कुपोषण का शिकार हैं या नहीं हैं। यदि कुपोषण है अर्थात हमें पोषण अच्छा नहीं मिल रहा, और यदि हमें कुपोषण नहीं है इसका मतलब हमें पोषण अच्छा मिल रहा है, तो एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग निवास करता है। अर्थात यदि हम कुपोषण से ग्रसित हैं तो हमारा दिमाग और शारीरिक जो डेवलपमेंट है वह अच्छे से नहीं हो पाएगा, तो हमारा जो पोषण है वह भी हमें निश्चित रूप से प्रभावित करता है। सामाजिक एवं सांस्कृतिक वातावरण से प्राप्त सुविधाएं और अवसर, यानी हमारे समाज में जो घटनाएं चल रही हैं उनसे हमें कुछ अवसर मिलते हैं, कुछ सुविधाएं मिलती हैं। हमें हमारे आसपास के वातावरण में मान लीजिएगा कोई मैथ का टीचर्स है या कोई मैथ का हमारे परिवार में या पड़ोस में अच्छा जानकार है, तो बच्चे उससे पूछ सकते हैं कि हमारे क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो वो बता सकते हैं। या अन्य सब्जेक्ट्स भी हैं उनसे पूछ सकते हैं। अन्य सुविधाएं अर्थात उनको इस प्रकार की सुविधाएं दी जाएं जिससे वो अच्छे से अच्छे सीख सकें। तो यह भी इनकी जो मानसिक विकास है या शारीरिक विकास है उसको प्रभावित करते हैं। तो आशा करता हूँ आज मेरे द्वारा समझाई गई इस टॉपिक को आपने अच्छे से समझ लिया होगा, और आपके पेपर में इस प्रकार का क्वेश्चन है वो 16 नंबर का आएगा, आप जानते हो। और ये भी पूछा जा सकता है जो 4 नंबर का होता है उसमें पूछा जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही, कल यानी अगली वीडियो में हम आपसे फिर मिलते हैं इसके और भी महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि ऐसे ही कोई वीडियो मैं अपलोड करूं तो आपके पास सूचना सबसे पहले मिल जाए। धन्यवाद।